अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नायाब रमज़ान है और मेरी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आई एम करंटली एन अंडर ट्रेनिंग ASP। मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस देखे थे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की है कि एस्पिरेंट्स को आ रही है वो ये कि ऐसे कैसे लिखते हैं। देखें, ऐसे राइटिंग की 3 टेक्निक्स हैं, या ये कह लें कि ऐसे राइटिंग की 3 स्टेजेस हैं जो कि FPSC की रिक्वायरमेंट है। इन 3 स्टेप्स को फॉलो किए बगैर FPSC आपको कभी भी ऐसे राइटिंग में या ऐसे में पास नहीं करती, आप जो मर्ज़ी कर लें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक स्टैंडर्ड है और वो नेशनल स्टैंडर्ड आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी ऐसे राइटिंग में फ़ॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेज इसके लिए एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का वेल बिल्ट होना, एक्सप्रेशन का गुड होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है कि मैम अच्छा एक्सप्रेशन कैसे बिल्ड करेंगे। अच्छे एक्सप्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखने से बाहर आ जाएं। द रिक्वायरमेंट इज़ टू राइट complex plus complex compound structure for sentence making। ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा कि कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस का मिक्सचर होता है। देयर आर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और देयर आर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, देयर आर डिपेंडेंट क्लॉजेस टू। यानी ये ज़रूरी है कि हम अपने एक्सप्रेशन को बिल्ड करते हुए सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि क्या मैं कहीं सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं लिख रहा। दो आई हैव वेरी मच नॉलेज, लेकिन अगर मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना सिंपल है तो फिर मैं FPSC की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी CSS क्वालिफायर ने ऐसे राइटिंग में सिर्फ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की बेसिस पे CSS ऐसे को क्रैक किया होगा। आई डोंट थिंक सो एंड आई नेवर सॉ इट टू। तो ये ज़रूरी है कि आप एक्सप्रेशन बिल्ड करते हुए सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप एक कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं। सेकेंडली, आपको वर्ड्स रिप्लेस करना आना चाहिए। देखिए, ज़रूरी है कि अगर मुझे पता है कि किसी चीज़ को बेहतर बनाने को इम्प्रूव कहते हैं तो मैं इम्प्रूव ही कहूँ। आई शुड हैव सिनोनिम्स टू। मुझे चाहिए कि मैं सिनोनिम्स रिप्लेस करूँ, मैं सिनोनिम्स लिखूँ। ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अब खुद सीख लें कि कैसे अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी वोकैबुलरी इस्तेमाल करने के लिए सबसे आसान तरीन तरीका यही है कि आप वर्ड्स रिप्लेस करना स्टार्ट करें। और यू वुड फील कि हम बहुत कन्वीनियंट हैं अपने एक्सप्रेशंस, मतलब हम बहुत कन्वीनियंट हैं इस तरह का मेथड इस्तेमाल करते हुए, और हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं कि हाँ, हमारा एक्सप्रेशन बहुत अच्छा और बहुत साउंड हो गया। सेकेंडली, पैसिव वॉइस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक्टिव वॉइस से ज़्यादा पैसिव वॉइस को प्रेफर किया जाता है ऐसे राइटिंग में। आप मेरी बात को वेरीफाई डॉन के एडिटोरियल से या फिर इंटरनेशनल मैगज़ीन से करें कि आप अंदाज़ा ख़ुद करें कि वहाँ पर सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। वहाँ पर एक्टिव वॉइस से ज़्यादा पैसिव वॉइस को प्रेफर किया जाता है। तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो ख़ुद ब खुद आपका एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा। सेकेंडली, जो चीज़ FPSC को रिक्वायर्ड है वो बहुत वास्ट नॉलेज है जो आपने शो करना है। नॉलेज सिर्फ इस चीज़ से शो नहीं होता कि आप कॉजेज़ लिख दें, फैक्ट्स लिख दें, डेफिनेशन लिख दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल इंडेक्सेस को डिस्कस करें, पाकिस्तान की रैंकिंग्स को डिस्कस करें, पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में कहाँ पर है, उसकी रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, हमारी GDP ग्रोथ क्या है, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को और स्टैटिस्टिक्स को शो करती हूँ। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम है, वर्ल्ड आउटलुक है और डेमोक्रेसी इंडेसेस हैं। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो आप देखेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे कि वहाँ पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल रैंकिंग शो होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच में हम किस रैंक पर हैं। आपसे पेपर चेकर यही एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे नॉलेज के साथ साथ स्टैट्स और स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताएं। थर्डली, जो चीज़ ज़रूरी है वो स्ट्रक्चर है। आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपने पूरे ऐसे में स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं किया तो एग्जामिनर या पेपर चेकर आपको फेल कर देगा। मेरे CSS को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करने की सोल रीज़न जो कि मुझे लगती यही है
वो ये कि मैंने ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ी ऐसे में। ऐसे राइटिंग के दौरान मैंने कहीं पर भी अपना स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होने दिया, अपने ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर नहीं ख़राब होने दिया, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम ऐसे में स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन के एंड पे थीसिस स्टेटमेंट देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आपको ये बताया जाए कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और प्रैक्टिकल एसेस कैसे लिखे जाते हैं। दूसरा ये ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए ये देखें कि क्या मेरे एसे में कोहेरेंस है, क्या मेरा सेकंड पैराग्राफ मेरे फर्स्ट पैराग्राफ से इस तरह कनेक्ट होता है कि चेन मेकिंग हो बिटवीन द पैराग्राफ्स। और अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ बिल्कुल होता है, एक चेन बनती है, मेरे पैराग्राफ्स कहीं से नहीं टूटते। जैसे आप डिस्कस करें ना, फॉर एग्जांपल कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आप इस तरह मेंशन करेंगे, फर्स्टली टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, कंक्लूड करेंगे। सेकेंडली यानी यू आर ट्राइंग टू शो द पेपर चेकर कि मेरी कोहेरेंस मेंटेन है, मेरा स्ट्रक्चर कहीं से ख़राब नहीं हुआ। और स्ट्रक्चर में भी मुझे उम्मीद है कि मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करते हैं। फिर जो चीज़ ऐसे राइटिंग में इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब आप ऐसे राइटिंग की काइंड को नहीं समझ पाते तो आप ऐसे नहीं लिख पाते। ऐसे की 5 to 6 काइंड्स होती हैं, टाइप्स होती हैं। देखिए, अगर आप एक्सपोजिटरी ऐसे, अगर FBSC ने एक्सपोजिटरी ऐसे लिखने को दिया है तो आप उसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरह डील नहीं कर सकते। टाइप्स में एक्सपोजिटरी ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे, रेटरिक एनालिसिस और इसके अलावा नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव ऐसेज होते हैं। अगर आप ऐसे की काइंड को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने पैराग्राफ एक्सपोजिटरी ऐसे के हिसाब से लिखना है या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के हिसाब से लिखना है। आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे को आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की तरह डील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर नैरेटिव ऐसे है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर पैराग्राफ में कोई कुछ ना कुछ नरेट कर रहे हो, आप नरेशन दे रहे हो। अगर वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है तो आपने हर पैराग्राफ में आर्ग्यूमेंट को मेंशन करना है, आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करना है, आर्ग्यूमेंट की एग्जांपल देनी है और आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करना है, एंड देन यू वुड टच द सेकेंड पैराग्राफ इन द सेम मैनर। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे, द फर्स्ट इज़ नॉलेज, द सेकेंड इज़ स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज़ एक्सप्रेशन, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप CSS के ऐसे को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक ना कर सकें। और इसकी प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें, क्योंकि उन लोगों के लिए जो इसे बहुत मुश्किल समझते हैं, मेरा एक ही मैसेज है कि CSS इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने उसे दिखा दिया है कि वो मुश्किल है। तो CSS ऐसे को जिस तरह डिपिक्ट या डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, CSS ऐसे वैसा नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, आपका इंग्लिश एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन आप नॉलेज और स्ट्रक्चर को शो नहीं कर रहे, तो फिर आप ऐसे राइटिंग में पास नहीं हो सकते। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं FBSC की जो आपने अपने ऐसे राइटिंग में पूरी करनी है, और यू वुड डेफिनेटली सी द मैजिक कि CSS ऐसे को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ, जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी उनको आंसर करूँ, ताकि आपको पता चल सके कि CSS इज़ नॉट जस्ट अबाउट हार्ड वर्क बट स्मार्ट वर्क। थैंक यू।